So we are back with lecture number 7. Series is governance and public policy. ये लेक्चर जो है इट इज़ अबाउट गवर्नेंस की थ्योरीज, जो गवर्नेंस की थ्योरीज डील करती हैं कि किस तरीके से सोसाइटी ऑपरेट करती हैं। सो ये थ्योरीज बताती हैं, थ्योरीज एक्चुअली वो लोगों का कंसेंटेड ओपिनियन होता है, मुश्तरका ओपिनियन होता है, जो ये बताता है, जो वो एक्चुअली देखते हैं कि हाउ सोसाइटी इज वर्किंग या हाउ गवर्नेंस इज हैपनिंग। ठीक है, या गवर्नेंस किस लेवल पे होती है, तो उस लेवल के ऊपर फिर देखा जाता है कि हाउ सोसाइटी इज एक्चुअली वर्किंग, राइट। सो कुछ गवर्नेंस की थ्योरीज हैं। पहले हमने देखा था कि जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनका व्यू क्या है ब्यूरोक्रेसी के बारे में, एंड देन नाउ कम्स द थ्योरीज। थ्योरीज पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थ्योरीज पढ़ते क्यों। जो स्कॉलर्स होते हैं वो बैठते हैं किसी भी डोमेन के अंदर, फिर वो अपना एक ओपिनियन बनाते हैं जो कि एक्सेप्टेड ओपिनियन होता है ऑन सर्टेन थिंग। ठीक है, उस थ्योरी के बेस के ऊपर वो जस्टिफाई करते हैं कि यस जी, इस तरीके से ये प्रोसेस या दिस फंक्शन इज हैपनिंग, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नेंस, ये थ्योरीज बताएंगे कि गवर्नेंस किस तरीके से होती है या किस लेवल पे होती है और उससे क्या अचीव होता है। ठीक है, तो वो जस्टिफिकेशन भी देती हैं थ्योरीज, हाँ जी हम ये बता रहे हैं समथिंग इज हैपनिंग, इस वजह से हो रहा है, तो इससे ये फायदा होता है। ठीक है, तो जब आप थ्योरी कोई भी किसी इशू के ऊपर अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने के बाद आप जस्टिफाई भी करते हो इन्हीं थ्योरेटिकल एविडेंस के साथ। लेट सपोज अगर आप देखते हो कि आपका शहर है, आपके शहर के अंदर कोई इशू है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डू यू सी व्हाट गवर्नेंस, हाउ गवर्नेंस इज हैपनिंग। तो आप इशू को तो जस्टिफाई करोगे, साथ आप एक पैराग्राफ गवर्नेंस थ्योरी का भी लगा दोगे। तो उससे ये होगा कि आपका पेपर का इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, और चेकर होगा, उसे पता होगा कि इसने थ्योरीज पढ़ी हैं और ये सब्जेक्ट के साथ डील कर रहा है। अदरवाइज वो चीज़ करंट अफेयर्स या जर्नल रैंडम अफेयर्स हो जाते हैं, राइट। बट कोई थ्योरी आप अप्लाई करते हो तो देन पता लगता है हाँ जी ये चीज़ इस सब्जेक्ट से रेलेवेंट है या लिंक्ड है, तो आपका स्कोर बाकियों से अच्छा आता है। सो कोई भी सोसाइटी का गवर्नेंस का इशू होगा, तो आपने बस एक पैराग्राफ इस गवर्नेंस का लाजमी ऐड करना है। ये जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे, देन आप उन थ्योरीज के बेस पे देखेंगे कि आपके इलाके में, नेटिव में, इर्द गिर्द में कौन सा गवर्नेंस का मॉडल चल रहा है, या कौन सा गवर्नेंस का मॉडल आपको लगता है कि वहाँ होना चाहिए, तो उससे चीज़ें अच्छी हों। ठीक है, सो अब जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली थ्योरी आ जाती है, दैट इज कम्युनिटेरियनिज्म। गवर्नेंस की पहली थ्योरी है कम्युनिटेरियनिज्म। वो कहती, अब नाम से ही पता लगता है कि इट इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी, कि गवर्नमेंट किस लेवल पे होगी, कि गवर्नमेंट होगी कम्युनिटी लेवल पे। ठीक है, तो वो कहता है कि कम्युनिटी जो होती है वो अपने इश्यूज या अपने कॉमन प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती है विदाउट या मिनिमम स्टेट इन्वॉल्वमेंट। कि कम्युनिटी का मसला है तो कम्युनिटी नोज कि हाउ वी हैव टू डील विद सर्टेन प्रॉब्लम। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम। तो वो कहता है कि ये जो कम्युनिटी के लेवल पे आपका जो कंसेंसस होता है, आपस का इत्तेफाक होता है, वो एक पॉजिटिव साइन होती है आपकी सोसाइटी की, कि जो आपके कलेक्टिव मेंबर्स हैं, तो उसमें आपके सोसाइटी के मेंबर्स अपनी पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट शो करके कोई भी मसला बाय वर्च्यू ऑफ दिस कंसेंसस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके मसले आपस के हैं कम्युनिटी के, तो कम्युनिटी लेवल पे हल हो जाने चाहिए। वो कहता है जो लोकल गवर्नमेंट आपकी होती है, व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट, वी से कि लोकल गवर्नमेंट वो होती है जो वफाक से, फेडरल से आती है प्रोविंस में, प्रोविंस से आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आपके डिवीजन्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, आपकी तहसील होती है, आपकी यूनियन होती है। लेकिन वो कहता है, कम्युनिटेरियनिज्म कहता है कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट इज एक्चुअली टू बिग ना, इतना बड़ा आपका वर्टिकल लाइन बनी हुई है और टू ब्यूरोक्रेटिक है कि जो आपके लोकल प्रॉब्लम से डील कर सके। तो वो कहता है कि सोसाइटी आपकी जो होनी चाहिए वो खुद मुस्बत या पॉजिटिव तरीके से अपने मसलों को हैंडल भी कर सकती है और डील भी कर सकती है। तो सोसाइटी डिसाइड करेगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं शेयर्ड वैल्यूज के लिए। ठीक है, इस ब्रैकेट में लिखा है कि इट कंट्रास्ट विद क्लासिकल लिबरलिज्म। सो हम ऑब्वियस, क्लासिकल लिबरलिज्म ये होता है कि वी से कि इंडिविजुअल इज गुड बाय नेचर। लिबरलिज्म में हमने दो पढ़े थे चीज़ें। क्लासिकल लिबरलिज्म कहती है कि ह्यूमन का जो कंडक्ट होता है, ह्यूमन इटसेल्फ इज गुड, काइंड, अल्ट्रुस्टिक इन नेचर। ठीक है, तो वो ह्यूमन की ट्रेट को बता रहा होता है। आईआर की एक थ्योरी है क्लासिकल लिबरलिज्म, तो ये कहता है कि ये उससे कंट्रास्ट करती है, डजन रिजेंबल, उसे मैच नहीं करती। ये कम्युनिटी लेवल की बात कर रहा है, नॉट इंडिविजुअल की बात कर रहा है। ठीक, तो ये कहता है कि कम्युनिटी के अंदर अगर
आप गवर्नेंस कम्युनिटी के लेवल पे होगी तो आप क्या करोगे, जितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे आप लगा लोगे, और छोटी छोटी होंगी तो आपके ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। टू मच एंड टू लिटिल, राइट, टू मच कम्युनिटी गवर्नेंस एंड टू लिटिल, तो इससे क्या होगा कि स्टेट मार्केट के बीच में एक और एलिमेंट आ जाएगा, दैट वुड बी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटेरियनिज्म की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी ये भी कहती है कि आपकी जो सोसाइटी या कम्युनिटी है वो ज्यादा सेक्रीफाइस देती है फॉर कॉमन गुड। इस सोसाइटी के अंदर आपके इंडिविजुअल्स रहते हैं तो इंडिविजुअल एक एक नहीं देता कुर्बानी, ये पूरी कम्युनिटी या पूरी सोसाइटी मिलके कॉमन गुड के लिए कुर्बानियां देती हैं। एक बंदे से फर्क नहीं पड़ता, इन सब से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यही कहता है व्हाट कम्युनिटेरिज्म, आपका नाम से आइडिया हो गया कि सारा फोकस किसके ऊपर है, कम्युनिटी के ऊपर है। तो वो आपकी जो हेल्दी साइन ऑफ कम्युनिटी डाइवर्सिटी है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करती है। बट एक इशू इसके अंदर ये है कि ये आपको सिर्फ अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा रही है कम्युनिटेरियनिज्म, वो एग्जिजरेट करके बढ़ा के बता रही है ब्लेसिंग्स ऑफ कंसेंसस। वो आपको इविल्स ऑफ डिसएग्रीमेंट के बारे में इतना नहीं बता रही कि इन सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर इख्तलाफ भी आ सकता है, डिसएग्रीमेंट भी आ सकता है, जो कि एक हेल्दी साइन ऑफ कम्युनिटी भी होती है। सिर्फ ये ब्लेसिंग्स नहीं होती, इविल्स ऑफ डिसएग्रीमेंट होंगी तभी क्रिटिसिज्म आएगा, और क्रिटिसिज्म की बेस के ऊपर चीज़ें इंप्रूव होंगी, राइट। दिस वॉज थ्योरी ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म, राइट। फिर जी दूसरी थ्योरी आ जाती है जिसे कहते हैं लिबर्टेरियन सोशलिज्म। लिबर्टेरियन सोशलिज्म का एक और नाम है एनार्को सोशलिज्म। वर्ड एनार्को से आइडिया होता है समथिंग इज एनार्किक, एनार्की या एनार्किक, राइट। एनार्की का मतलब है कि नो लीडर, नो लीडरशिप, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। एनार्की वहां होती है जहां सेंट्रल अथॉरिटी कोई नहीं होती, ठीक है। सो लिबर्टेरियन सोशलिज्म ये कहता है कि एक आज़ाद सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। कि कैसे आज़ाद सिस्टम होना चाहिए कि सब सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर बिलीव करें। इफ दिस इज सम वर्क प्लेस, तो यहाँ के जो वर्कर हैं वो अपनी मैनेजमेंट बेस्ड ऑन दोज वर्क प्लेस करें, जो कि एक वर्कर ओरिएंटेड सिस्टम होगा कि इन लोगों को किस तरीके का सिस्टम पसंद है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है पॉलिटिकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की ओवर मीन ऑफ प्रोडक्शन, डिसेंट्रलाइज जो पावर डिसेंट्रलाइज होके नीचे आता है या अथॉरिटीज में डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपने अथॉरिटी नीचे वेस्ट कर देनी है टुवर्ड्स वर्कर, राइट। तो आपकी जो सोसाइटी किन प्रिंसिपल्स पे होनी चाहिए, फ्रीडम एंड इक्वलिटी के ऊपर। फ्रीडम एंड इक्वलिटी की बात करने के साथ वो कहता है देयर शुड बी एंटी स्टेट एंड एंटी अथॉरिटी सिस्टम, कि ना रियासत हो ना अथॉरिटी। तो जब ना रियासत ना अथॉरिटी होगी तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, एनार्किक सिस्टम कहलाएगा। इसी बेस के ऊपर इसे एनार्को सोशलिज्म भी कहा जाता है। सो लिबर्टेरियन, लिबर्टी आज़ादी की बात करता है, एक बिल्कुल सिस्टम वो जो फ्रीडम और इक्वलिटी की बेस के ऊपर हो, जिसमें आपकी रियासत का रोल बेयर मिनिमम हो, अथॉरिटेरियनिज्म का बिल्कुल सवाल ही पैदा ना होता हो, ऐसे इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ही ना हो जो आपके मीन ऑफ प्रोडक्शन को या सबऑर्डिनेशंस को जगह दें, कि जहाँ पे आपको लगे कि सम इलीट्स आर रूलिंग, राइट। आपने इस सिस्टम के अंदर देखना है कि वो ज्यादा एम्फेसिस करता है अथॉरिटी लेस सिस्टम को, ठीक है। फिर यहाँ बात आ जाती है कि एक डिसेंट्रलाइज डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए या इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, जिसमें लाइक म्यूनिसिपैलिटी है तो म्यूनिसिपैलिटी के लोग अपना म्यूनिसिपैलिटी का वर्कर्स ओरिएंटेड सिस्टम रखें। सिटीजन असेंबली हो तो असेंबलीज के अंदर सिटीजन ओरिएंटेड सिस्टम। ट्रेड यूनियन हो तो टोटली ट्रेड के जो पर्सन हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, राइट। व्हाट, एंटी स्टेट एंटी अथॉरिटी, वर्कर ओरिएंटेड सिस्टम के जो लोग सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। ये जो आपकी लिबर्टेरियन सोशलिज्म है, दिस स्ट्रांगली क्रिटिसाइज के जो इंस्टीट्यूशन है वो सख्त होते हैं या कोअर्सिव होते हैं। कोअर्सिव मतलब जो फोर्स यूज करते हैं, राइट। तो ये जो आपके स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रेटिफाइड इज कॉल्ड कि जो क्लासेस में स्ट्रेटिफाइड चीजें हो, मतलब इस तरीके से क्लासेस में डिवाइड हो, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, रेड वाइट इलीट इगलिटेरियन, इसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं कि डिवीजन इन क्लासेस, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि हमें ना स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर चाहिए अथॉरिटी के, फिर वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमी, हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। व्हाट वी नीड इज वर्कर ओरिएंटेड सिस्टम, जो कि एक एनार्किक सिस्टम या एनार्किक सोशलिज्म की बात करता है, ठीक।
फिर जी आ जाती है आपकी न्यो लिबरलिज्म। न्यो लिबरलिज्म की बात करें तो हेयर कम्स द वॉशिंगटन कंसेंसस। अब न्यो लिबरलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे इस चीज को देखा जाता है कि पीछे बात कर रहे थे कि देयर शुड बी नो इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे लिबरलिज्म, जो न्यो लिबरलिज्म है, ये एम्फेसिस करेगा कि वी नीड मल्टालेटरल इंस्टीट्यूशंस, या इदारे लाजमी होने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाजमी होना चाहिए, मल्टालेटरल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है। बात ये भी इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, बिकॉज इट इज अ न्यो लिबरलिज्म। न्यो लिबरलिज्म को अक्सर स्ट्रक्चरल लिबरलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चरल लिबरलिज्म का मतलब है कि आपका स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ लिबर्टीज, राइट। तो वो अगेन नाम से आपको पता लगता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करता है, फ्रीडम को प्रमोट करता है कि भाई ये सेंट्रल वैल्यूज हैं, इसे एक्सेप्ट करता है। बट वो कहता है कि सिस्टम सारा होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर फ्रीडम होना चाहिए, बट विद इन एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर। और ये इंस्टीट्यूशन कैसे चलते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट को इंश्योर करवाते हैं, इंडिविजुअल राइट को इंश्योर करवाते हैं, और फ्री ट्रेड को इंश्योर करवाते हैं, राइट। इन्हीं इस इंस्टीट्यूशन के अंदर ये सारा सिस्टम चलना चाहिए। ठीक है। स्टेट का काम सिर्फ इतना है कि वो लोगों को मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस और जुडिशियल फंक्शन, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करे। इन मिलिट्री डिफेंस से क्या होगा कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड होगा, आपको डिफेंस प्रोवाइड होगा, जस्ट टू सिक्योर यू और सिक्योर योर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। एक कंपटीशन बेस्ड मार्केट होनी चाहिए, जिनको इंस्टीट्यूशन हेड करें। रियासत आपको सिक्योरिटी या लॉ इसकी गारंटी करवाएगी। ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे इन चीज़ों का पर्पस क्या होता है कि स्टेट आपको क्यों इंश्योर करवाती है या क्यों आपको इन प्रैक्टिसेस के लिए गारंटी करती है? क्योंकि आपको इस पावरफुल जो लोग होते हैं उनकी इंटरवेंशन से बचाना चाहती है। अगर इनार्किक सिस्टम होगा तो उसमें क्या होगा? इनार्की इन द सिस्टम प्रमोट्स माइट इज राइट। ठीक है। इनार्की माइट इज राइट को प्रमोट करती है, राइट। तो इंस्टीट्यूशंस होंगे तो वो आपको इस चीज से बचाएंगे। ठीक है। ये चीज बुरी है। अब इसके ऊपर भी एक क्रिटिसिज्म होता है कि ऑब्वियस कोई थ्योरी आती है तो उसके ऊपर बाकी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और बेस्ड ऑन दोस क्रिटिसिज्म नई थ्योरी अपनी पेश कर देंगे। जी हमें ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता, इसके अंदर ये इशू है, सो व्हाट वी नीड अ न्यू सिस्टम और न्यू थ्योरी, राइट। फिर आ जाता है क्रिटिसिज्म। तो वो कहता है कि ग्लोबलाइजेशन का जो सिस्टम आ गया है, जो ग्लोबलाइजेशन है, वो आपकी सॉवरेनिटी को, वेदर वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसे कॉम्प्रोमाइज करती है या अंडरमाइन करती है। इस तरीके से आपकी रियासत बनी हुई है, दिस इज स्टेट ए, दिस इज स्टेट बी, दिस इज स्टेट सी। अब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है कि आपका कनेक्शन बढ़ा दिया है। ठीक है। कुछ इकोनॉमिक के इंस्टीट्यूशन हैं, कुछ एमएनसीज हैं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उस ग्लोबलाइजेशन ने आपको इतना मिला दिया है टेक्नोलॉजी वगैरह के थ्रू कि यहाँ के इन्फ्लुएंस यहाँ होता है, यहाँ का इन्फ्लुएंस यहाँ होता है। बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सॉफ्ट बॉर्डर में चेंज हो रहा है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन, आपका इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस या पॉलिटिकल इंटरेक्शन, ये चीज़ें इंक्रीज होती जा रही हैं दिन ब दिन, तो आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी है रियासत के अंदर, वो कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा है। किस तरीके से? कि अगर कोई आईएमएफ जैसा इदारा है, वो भी आपकी सॉवरेंटी को चैलेंज करता है कि आपने अपना बजट इस तरीके से बनाना है। ठीक है। एक यूनाइटेड नेशन आपको इन्फ्लुएंस करती है कि आपने अपना डिसीजन इस तरीके से लेना है। एक स्टेट पावरफुल आपको इन्फ्लुएंस करती है कि जी आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वोट हमें देना है, इस इशू के ऊपर आपने वीटो में हमारा साथ देना है। समझे? तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है कि आपकी इंटरनल या एक्सटर्नल सॉवरेंटी को चैलेंज या अंडरमाइन करती है। फिर होता यह है कि अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट एक्टर्स की एक सवाल बन जाता है कि एक एमएनसी की, केएफसी की, मैकडोनल्ड की, या कोई भी एमएनसी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? प्राइवेट इदारों की अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? ठीक है। तो बदले में आपकी क्या होती है, इस कॉम्पिटेटिव सिस्टम के अंदर एक्सप्लॉइट करते जाते हैं, करते जाते हैं, और गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। जो कॉर्पोरेट पावर है वो इंक्रीज होता जाता है, वो और ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। तो वो कहते हैं कि ये एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है।
ठीक है। आपकी लेबर मार्केट जो है डीरेगुलेट होती जाती है, कि कंपटीशन के अंदर अमीर और ज्यादा अमीर होता जाता है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जाता है, और इसको एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम कहता है। तो न्यू लिबरलिज्म के ऊपर ये क्रिटिसिज्म रहता है, कि जो हमने नीचे ये डिस्कस किया। ऑब्वियस, हर किसी चीज के कुछ ब्राइटर साइड्स होंगी एंड कुछ डार्कर साइड। फिर गवर्नेंस की एक और थ्योरी आ जाती है, जिसे कहते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी। ठीक है। अब व्हाट रैशनल चॉइस थ्योरी से कि रैशनैलिटी वो चीज़ होती है जो चीज़ों को सोच समझ के फैसला करने का इख्तियार देती है। एक वो खूबी या एक वो ट्रेट या एक वो सलाहियत, कि अगर आप रैशनल बंदे हैं या रैशनल बंदी हैं या रैशनल पर्सन हैं, तो व्हाट यू विल डू कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप देखेंगे कि उसमें मेरी कॉस्ट क्या लगेगी। ठीक है। इससे क्या मसला होगा, कि आगे आगे मुझे चैलेंजेस क्या सामना करने पड़ सकते हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, उस बेस के ऊपर आप अपने डिसीजन फाइनल करेंगे। आप एब्रप्ट फैसला कोई नहीं लेंगे, जज्बाती होके कोई फैसला नहीं लेंगे। डिसीजन बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, नॉट, ये नहीं होगा कि डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस, राइट। तो रैशनल चॉइस थ्योरी यही बात कहती है। और माइक्रो लेवल लिखने का मकसद ये है कि एक छोटे लेवल की बात करें ना। डिसीजन कौन लेता है? कोई एक इंडिविजुअल फैसला लेगा, तो इंडिविजुअल माइक्रो लेवल है या स्टेट माइक्रो लेवल है? तो अगर हम माइक्रो लेवल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल छोटे लेवल पे आता है, स्टेट मैक्रो लेवल पे आ जाएगा। तो तभी इन थ्योरीज को माइक्रो लेवल थ्योरीज कहा जाता है, कि जो एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट के साथ डील करती हैं। हमने इस बात को कहा कि जो डिसीजन होती है वो इंडिविजुअल के रैशनल बिहेवियर के ऊपर होती है। इंडिविजुअल को एक रैशनल एक्टर समझा जाता है, जो अपने फैसले रैशनैलिटी की बेस के ऊपर लेता है। ठीक है। अब वो इंडिविजुअल किस तरीके से फैसले लेगा, उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया है। वो क्या करेगा, अपनी जो जो भी बिहेवियर, जो एक उसका सोशल बिहेवियर होगा या उसके बिहेवियर की जो भी कलेक्शन होगी, उन सारों को इकट्ठा करेगा, एक साइड करेगा, मतलब कलेक्ट किया। देन व्हाट इस चीज के वो कहेगा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी कितनी है किसी भी पर्सपेक्टिव या किसी भी इशू के ऊपर। वो कहेगा कि अगर मैं स्टेप ए उठाता हूँ, तो मुझे क्या लगता है, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, क्या होगा। ठीक है। इफ आई टेक स्टेप बी, क्या होगा। इफ आई स्टेप स्टेप सी, तो क्या होगा। तो वो कॉस्ट एंड बेनिफिट लगाता है, कॉस्ट कितनी लगेगी, बेनिफिट कितनी लगेगी। ठीक है। रिस्क हम तब ही लेते हैं व्हेन कॉस्ट इज लेस एंड बेनिफिट्स आर हाई। ठीक है। तो वो क्या करेगा कि इन चीज़ों को कैलकुलेट करेगा। बेस्ड ऑन दोज कैलकुलेशन, वो कहेगा कि जितना ज़्यादा फायदा हो सके, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हो सके, आई डू दैट वर्क। ठीक है। और उसी बेस के ऊपर वो अपने फैसले गवर्नेंस के करेगा। ठीक है। इफ दिस इज अ माइक्रो लेवल थ्योरी, तो इसका मतलब है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ डील कर रही है। ठीक है। अब उसके जो फैसले होंगे, दोज वुड बी बाउंडेड बाय रैशनैलिटी, डिसीशंस बाउंडेड बाय रैशनैलिटी। ठीक है। इंडिविजुअल डिसीजन करेगा, उनकी रैशनैलिटी इज लिमिटेड बाय जो उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जो उनके पास टाइम अवेलेबल होगा, और जो उनकी लिमिटेशंस ऑफ माइंड या जहन की सलाहियत होगी, उसकी बेस के ऊपर करेगा, राइट। तो एट द सेम टाइम, दिस बिकम्स अ क्रिटिसिज्म ऑन दिस रैशनल चॉइस थ्योरी, कि भाई अगर टाइम कम है तो फिर आप क्या करोगे, अगर आपकी लिमिटेशंस ऑफ माइंड इज लेस। ठीक है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन लेस है, तो फिर आपकी रैशनैलिटी कहाँ गई। तो एक क्रिटिसिज्म भी उसके ऊपर आ जाता है रैशनल चॉइस थ्योरी के अंदर। न्यो लिबरल्स की तरह इनके ऊपर, लाइक दीज आर लाइक द न्यो लिबरल्स, ये कहते हैं कि जी एब्सेंस ऑफ हायर अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन, जब हायर अथॉरिटी नहीं होगी या उनकी एब्सेंस होगी, तो जो इंस्टीट्यूशन होंगे वो सेल्फ इन्फोर्सिंग मोड में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जब हायर अथॉरिटी आपके पास प्रेजेंट नहीं होगी, व्हाट इंस्टीट्यूशन विल डू, दे विल एक्ट इन अ सेल्फ इन्फोर्सिंग मोड। तो जो आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर पीपल स्टैटिक इंटरेस्ट, तो जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक्चुअली शेप करते हैं कि आपकी इंटरेक्शन किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। तो न्यू लिबरल की तरह इनका आइडिया भी यही है कि अगर इंस्टीट्यूशंस ना हो, अथॉरिटी ना हो, तो ये खुद से काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। सो इंस्टीट्यूशन आर नीडेड, इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन को एक दूसरे के साथ शेप करें, राइट। सो वी सी के इंस्टीट्यूशन का रोल लाजमी समझा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो न्यो लिबरल्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस के प्रोपोनेंट्स हैं, राइट। तो आरसीटी इज बेस्ड ऑन व्हाट,
ह्यूमंस ह्यूमंस रैशनल कंडक्ट। फिर आ जाता है जी इंस्टीट्यूशनलिज्म। अगेन ये इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात की जाए तो नाम से पता लगता है इट इज टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशन, राइट। तो जब इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो सिंपल सी बात कि वो कहेगा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लेवल पे अच्छी लगती है। जब हम बात कर रहे थे उस वर्कर ओरिएंटेड सिस्टम की, जो एनार्को सोशलिज्म था, वो तो कहता था होने ही नहीं चाहिए। देन वी टॉक अबाउट न्यो लिबरलिज्म। न्यो लिबरलिज्म कहता है कि इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए लेकिन इतना भी ना हो कि वो सिस्टम पूरा चेंज कर दें, राइट। तो वो फ्रीडम को प्रिजर्व करने के लिए होना चाहिए सारा सिस्टम। आपको डिफेंस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करें, दैट्स इट। इंस्टीट्यूशनल ये इंस्टीट्यूशनलिज्म कहता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही ठीक होती है, आप इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही फंक्शनिंग को देखो कि अच्छे फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन होंगे, दैट वुड इंश्योर द गुड गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो कहता है कि जो आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं, दोज आर द पैटर्न ऑफ कलेक्टिव एक्शंस। वो आपका ऑर्डर क्रिएट करते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, देयर देयर इज अ प्रेडिक्टेबिलिटी इन द सिस्टम, राइट। तो इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट कैसे होगी? इदारे के अपने फॉर्मल रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, देयर इज एन इलेक्टोरल सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर इटसेल्फ एज इंस्टीट्यूशन, इलेक्टोरल सिस्टम एज इंस्टीट्यूशन। तो हर कोई एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को डिक्टेट करती हैं, इस तरीके से डेवलपमेंट होती है। हु डेवलप? फॉर्मल रूल्स डेवलप, प्रोसीजर्स डेवलप, ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप, कॉन्स्टिट्यूशन आपका डेवलप करता है, आपका इलेक्टोरल सिस्टम डेवलप करता है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप करती हैं, दोज हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम। अब 1980s के बाद क्या हुआ कि जो इंस्टीट्यूशनलिज्म था इट वाज रिवाइव्ड या चेंज बाय न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। जब न्यू की बात आ जाती है देन वी से कि न्यू इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, राइट। वो आपके स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो वो एक फिर एक बड़े लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे कॉन्सेप्ट लेता है इंस्टीट्यूशन का। फिर ये इंस्टीट्यूशन नॉट जस्ट स्टेट लेवल पे होंगे बट एक ग्लोबल लेवल पे होंगे, जिसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन भी कह देते हैं, जस्ट लाइक द यूएन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, आईएमएफ, ठीक है, लीग ऑफ नेशन जो थी। तो ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है कि वो कहते हैं जो इंस्टीट्यूशन है दे प्रमोट सिस्टम। तो ये गवर्नेंस का सिस्टम अच्छा होता है, इनके कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं, कल्चरल कस्टम होते हैं, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया डिफाइन होता है उसकी बेस पे इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं। जी आ जाते हैं मार्क्स ऑफ। मार्क्स ऑफ को पढ़ना हर जगह पे सेम ही है। मार्क्स ऑफ की वही बात आ जाती है कि सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा इशू है क्लास डिफरेंस का। देयर इज अ इशू ऑफ क्लास डिफरेंस, ठीक है। क्लास डिफरेंस किन के बीच में? जो एलीट क्लास हैं जिन्हें वो बॉर्जूजी कहता है, और जो इगैलिटेरियन क्लास है जिसे वो प्रोलिटेरिएट कहता है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये लोग इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, इनका लेबर खाते हैं। तो ये जो क्लास एक्सप्लॉइटेशन है ये एक प्रॉब्लम है। तो व्हाट शुड बी, देयर शुड बी अ क्लासलेस सोसाइटी बाय मीन ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है। मार्क्सिस्ट साहब का यही सिस्टम है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है, राइट। तो वो कहता है कि जी इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, हर डिफरेंट क्लास डिफरेंट इंटरेस्ट को सोसाइटी के अंदर रिप्रेजेंट करती है। अगेन एक्सप्लॉइटेशन इज एन इशू, ठीक है। इसी क्लास स्ट्रगल की वजह से मसला होता है। तो व्हाट यू नीड इज एबॉलिश दिस क्लास इंस्टीट्यूशन, से ख़त्म कर देना चाहिए। इसी ख़त्म करने से आपका एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, गरीबों को ये अमीर लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। हमें एक सोशल इक्वलिटी चाहिए जिसमें गरीबों का भला हो, सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, सेंट्रलाइज एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, बराबर हो। आप सारा कमा के रियासत को दो, रियासत आपको ब्रेड एंड बटर इश्यूज आपके सॉल्व करेगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मार्क्सिस्ट के से इसके कम्युनिस्ट सिस्टम होना चाहिए कि सबको सोशलिस्ट सिस्टम होना चाहिए, सबको बराबरी के ऊपर मिले। अब जी मार्क्सिस्ट ये कहता है कि ये लोग क्या करते हैं, रिलीजन को एज अ टूल यूज करते हैं, ठीक है। रिलीजन को एज अ टूल यूज करके रिलीजन को साइड कर देते हैं। जबकि इनको पता है कि व्हाट रिलीजन से, रिलीजन आपको मॉरलिटी देता है, मॉरलिटी प्रोवाइड करता है। तो इनको पता है कि इनका जो सिस्टम है ना एक्सप्लॉइटेटिव है, तो वो एक्सप्लॉइटेटिव, इनको पता है कि रिलीजन उसे कंडेम करेगा या उसे इख्तलाफ रखेगा। तो लोग क्या करते हैं, रिलीजन को हाइड कर देते हैं, एज अ रिलीजन साइड कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू कि हमने क्या करना है, जो मीनिंग्स बिलीफ्स एंड प्रेफरेंस हैं इन्हें अनपैक करना है, खोलना है कि हमें समझ आए, एक्शंस की समझ आए, प्रैक्टिसेस की समझ आए और इंस्टीट्यूशन की समझ आए। क्यों? क्योंकि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है ना,
सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वी हैव सोशल इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमी, ठीक है, और आपका रिलीजन, ठीक है, आपकी फैमिली। तो वो कहते हैं रिलीजन को आपने अनपैक करना होगा तो आपको पता लगेगा कि सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई भी सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव ना होना चाहिए, मोरालिटी बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, तभी वो क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है। जी, देन कम्स द रेगुलेशन थ्योरी। रेगुलेशन थ्योरी रेगुलेट मैकेनिज्म या प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन की बात करती है। तो वो यही बात करती है कि रेगुलेशन बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। किस तरीके से अभी हम पढ़ेंगे। ये कहते हैं कि जी कैपिटलिज्म की तरह सिस्टम ना होना चाहिए, फ्री मार्केट ना होनी चाहिए, आप आइसोलेशन में किसी चीज़ को पढ़ नहीं सकते, यू नीड सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म, आप उन्हें बना दो, बनाने के बाद वंस वो एक्सेप्ट हो जाएंगे इन द सिस्टम में तो ऑटोमेटिक चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी, ठीक है, जब तक सोसाइटी और सिस्टम उन रेगुलेशंस को एक्सेप्ट कर लें, वंस दे आर एक्सेप्टेड। ये रेगुलेशन थ्योरी आपकी काम करती है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, जो आपकी मार्केट होती है, आपकी मार्केट की बात करता है, सो मार्केट के रिलेशन आपके कैसे हैं सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में या कल्चर में, तो ये इसके साथ बात करती है रेगुलेशन थ्योरी। वो ये कहती है कि आपकी इकोनॉमी जो है हर चीज़ के साथ एम्बेडेड है, सोशल के साथ एम्बेडेड है, पॉलिटिक्स के साथ एम्बेडेड है और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ एम्बेडेड है, राइट। तो वो कहता है कि जो आपकी कैपिटलिज्म है वो क्या करती है, सोशल स्ट्रक्चर को जनरेट करती है। सोशल स्ट्रक्चर को कैसे जनरेट करती है कि कैपिटलिज्म या कंपटीशन डिटरमाइन हु इज रिच, हु इज एलीट, हु इज पुअर, हु इज मिडिल क्लास, हु इज लोअर क्लास, तो ये आपकी कैपिटलिज्म प्रमोट करती है, ठीक है। जबकि ये कहता है कि कैपिटलिज्म तो खुद ही सोशल स्ट्रक्चर से जनरेट हुई है, ठीक है। ये उल्टा देखते हैं रेगुलेशन वाले कि कैपिटलिज्म को जनरेट करने वाला स्ट्रक्चर है इटसेल्फ। तो रेगुलेशन आर नॉट मेयरली रूल्स एंड रेगुलेशन, बट वो कहते हैं कि जो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म सिस्टम के हैं जो खुद से चले आ रहे हैं वो भी रेगुलेशन के अंदर आते हैं, राइट। वो नहीं जिन्होंने सोसाइटी को बनाया, वो जिन्हें सोसाइटी भी बनाती आई है। अगर इनको हम फर्दर और पढ़ते हैं किस तरीके से कि रेगुलेशंस क्या करती हैं, कभी कभार आपकी मार्केट के अंदर जो इश्यूज होते हैं, जो भी इश्यूज या वेल्थ के इश्यूज होते हैं उन्हें कभी कभार ऑटोमेटिक ठीक कर देती है। फिर आ जाते हैं इसके अंदर फर्दर तीन टाइप्स आ जाती हैं। एक आती है पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी। व्हाट डज पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी सेज। पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी वो होती है, वो कहती है कि जो पब्लिक है या आम आवाम है उनका वेलफेयर और उनकी भलाई को प्रमोट किया जाए, ठीक है। आपकी मार्केट के जो फेलियर्स हैं उनको डील किया जाए, उन डील करने का मकसद अल्टीमेटली ये होगा कि सोशल वेलफेयर प्रमोट हो, ठीक है। जो पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी कहती है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, ठीक है। कैप्चर थ्योरी, जैसे प्राइवेट इंटरेस्ट थ्योरी की बात करेंगे तो व्हाट इट वुड से कि ये कहेगी कि जो डोमिनेंट इंटरेस्ट ग्रुप हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, उनके इंटरेस्ट या उनके भलाई के लिए काम करेगी। तो जो आपकी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं उनको इन डोमिनेंट इंटरेस्ट ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। जो मार्केट मोनोपोली इन्होंने बनाई हुई है, ओलिगोपोली बनाई हुई है, कुछ लोगों का कब्जा है, ठीक है। थर्ड कम्स द इकोनॉमिक थ्योरी। वी हैव टॉक्ड अबाउट कि ये इकोनॉमी के इंटरसेक्शन पे काम करती हैं, तभी हम इकोनॉमी को ज़्यादा इन कर रहे हैं। इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इंटरवीन करना पड़ता है कभी कभार कि मार्केट फेलियर हो, ठीक है। मार्केट फेलियर जो सिस्टम का है वो हो, और इस मार्केट फेलियर की बेस के ऊपर कहीं ना कहीं सर्टन गेन्स एंड आउटपुट होते हैं, शॉर्टर लॉस फॉर अ लॉन्गर बेनिफिट, ठीक है। किस वजह से कि मार्केट के अंदर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये इकोनॉमिक थ्योरी कभी प्राइवेट को भी फायदा दे सकती है, कभी पब्लिक को भी फायदा दे सकती है, ठीक है। किसी एक को नुकसान देगी, किसी एक को फायदा भी देगी। तो कभी कभार जानबूझ के मार्केट फेलियर करवाते हैं इस वजह से कि कुछ फर्दर गेन्स या आउटपुट होनी चाहिए। इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें तो इसकी मिसाल इस तरीके से भी हम ले सकते हैं कि आपने क्या किया कि आपने इंपोर्ट्स को रोक दिया। जब आपने इंपोर्ट्स रोक दी तो आपने देखा कि आपकी पब्लिक को नुकसान हो रहा है, बट बैक एंड पे देखें तो देयर आर सम सर्टन गेन्स या आउटपुट। कभी कभार आपने किसी एक यूटिलिटी के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, कभी एक इंडस्ट्री को आपने नुकसान दे दिया, ठीक है, तो आप देखते हैं कि उससे दूसरी चीज़ को फायदा हो रहा होता है, मतलब एक रिलेटिव चीज होती है। तो आपने क्या करना है कि बैलेंस क्रिएट करना होता है फॉर लॉन्गर फीजिबिलिटी। आप अपने इर्द गिर्द के एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो यू वुड सी न्यूमरस एग्जाम्पल्स, राइट। सो दिस इज एक्चुअली अ मार्केट फ्रेंडली फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो कि
हमने रेगुलेशन थ्योरी की बात की। तो दिस इज द सिंगल थिंग, जो हमने रेगुलेशन थ्योरी की बात की उसमें सारी चीज़ आ जाती है, जो कि एक मार्केट फ्रेंडली सिस्टम की बात करती है। वो इसी चीज़ पे एम्फेसिस करती है कि ये सिर्फ रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है जो सिस्टम के अंदर चले आ रहे हैं, राइट। फिर जी आ जाती है आपकी डिसेंट्रेड थ्योरी। दिस वुड बी द लास्ट थ्योरी ऑफ दिस गवर्नेंस। डिसेंट्रेड थ्योरी, अगेन हमें गवर्नेंस की थ्योरी में एक फायदा ये है कि हमें नाम से पता लग जाता है कि थ्योरी कहती क्या है। व्हाट डिसेंट्रेड थ्योरी से इज कि देयर शुड बी अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सेंटर सिस्टम ये होता है कि देयर इज अ सेंटर, ठीक है, कि सेंटर को रूल है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि हमने पावर को डिसेंट्रलाइज या डिवॉल्व कर दिया, ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर। सो एनी एक्ट दैट इंडिविजुअल परफॉर्म एज पर्सनल चॉइस, जो भी हम काम करते हैं वो हमारी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं उनकी बेस या उन पर डिपेंडेंट होता है। तो जो इंस्टीट्यूशन की प्रैक्टिस या सोशलाइजेशन होती है वो सिर्फ वो डिटरमाइन नहीं कर सकती कि हाउ एन इंडिविजुअल बिहेव या हाउ यू बिहेव। कभी कभार हमारी पर्सनल चॉइस भी होती है, हमें सेवरल इश्यूज भी होते हैं, उनकी बेस के ऊपर हम देखते हैं कभी कभार हमारे जो डिसीशंस होते हैं वो वेरी करते हैं कि आज हमारा मूड कैसा है और कल हमारा मूड कैसा हो। मार्क बीवर साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं उन्हें डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, ठीक है। डिसेंट्रलाइज क्यों किया जाए कि जो पब्लिक की विलिंग है हर एक बंदे की सेल्फ स्टोरी नहीं है, ठीक है। कुछ ट्रेडिशंस भी होते हैं जो हमें डिक्टेट करते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशंस, व्हाट वुड यू से, कस्टम्स, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, वो भी हमें डिटरमाइन करते हैं। तो किसी एक की सेल्फ स्टोरी जो है ना, वो पब्लिक विलिंग हम नहीं कह सकते कि मेरा डिसीजन जो है वो पूरी पब्लिक की स्टोरी नहीं होगी, ठीक है, या पूरी पब्लिक जो चाहती है वो मेरी सेल्फ स्टोरी नहीं होगी। सो होता ये कि एक पार्टी का लीडर है, ही द चेयरमैन ऑफ सर्टन पार्टी, ठीक है, चेयरमैन ऑफ पार्टी ए। तो वो क्या चेयरमैन करेगा, अपना पर्सनल बिलीफ रखेगा, उस पर्सनल बिलीफ की बेस पे कोई पॉलिटिकल आइडिया देगा, उसी पॉलिटिकल आइडिया की बेस पे पार्टी मैनिफेस्टो बन रहा होगा। तो आप देखते हैं कि व्हाट हैपेंस कि कहीं ना कहीं पर्सनल बिलीफ पार्टी मैनिफेस्टो को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो इंडिविजुअल का बिलीफ किस चीज़ से शेप होता जाएगा कि जिस ट्रेडिशन के अंदर या जिस माहौल के अंदर वो रह के आगे आया होगा। सो अब अगर आप देखें कि हाउ ट्रेडिशन शेप इंडिविजुअल बिलीफ, तो आपको आइडिया होगा कि एक सर्टेन एरिया के रहने वाले लोग, उनका बिलीफ कैसा है, सेकंड सर्टेन एरिया के लोग उनका बिलीफ कैसा है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो आपकी पब्लिक पॉलिसी होती है वो पब्लिक बिहेवियर के ऊपर डिज़ाइन होनी चाहिए, जिसको कैन बी डिज़ाइन ऑन पब्लिक बिहेवियर। उसके लिए हमने क्या करना होगा, सिंपल, कि जो बिलीफ जहाँ से आ रहे हैं उन्हें अनपैक करना है। क्या करना है? अनपैक करते जाना है, कि हमें पता लगे कि ये जो एक्शन प्रैक्टिसेस या इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इनकी समझ क्या है। इससे क्या होगा कि हमें जब फाउंडेशंस एलोबरेट करना शुरू कर देंगे, एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमें इन बिलीव्स का, ट्रेडिशन का, जो भी डायलेमास हम फेस करते हैं उनका आइडिया हो जाएगा। व्हाट हैपेंस कि जो हम सेंटर्ड रखते हैं किसी चीज़ को, उसको जब हम डिवॉल्व करते जाएंगे, नीचे अनपैक करते जाएंगे या डिवॉल्व करते जाएंगे, सो वुड बी वी वुड बी नोइंग द रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जब आप रूट की तरफ जाएंगे यू वुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है। तो इट इज अगेन गोज इन टू द पर्सनल चॉइस और उसे अनपैक करने की सारी थ्योरीज के ऊपर। सो व्हाट वी डिड, वी रेड सम थ्योरीज, सेवन, सिक्स और सेवन थ्योरी। हर थ्योरी अपने लेवल पे कहती है, एक कहती है जी कम्युनिटी लेवल पे होनी चाहिए, एक कहते हैं जी वर्कर ओरिएंटेड सिस्टम होने चाहिए, एंटी स्टेट, एंटी अथॉरिटी। थर्ड सेज देयर शुड बी अ न्यू लिबरल सिस्टम, सर्टन लिबर्टी और फ्रीडम के एस्पेक्ट को देखना चाहिए हमें, और एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए जहाँ पे रियासत का काम सिर्फ मिलिट्री, डिफेंस या पुलिस प्रोवाइड करना हो, जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट को सिक्योर करें, ठीक है। तो रैशनल चॉइस थ्योरी ये कहती है कि भाई जो आपके रैशनल चॉइसेस होती हैं बेस्ड ऑन दोज अवेलेबल इंफॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या कॉस्ट बेनिफिट, इसकी बेस पे होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनलिज्म कहती है कि इंस्टीट्यूशन का होना लाजमी है। 1980 के बाद ये इंस्टीट्यूशन चेंज होकर न्यू इंस्टीट्यूशनल सिस्टम हो गया, जिसमें हमने बात की कि वी टॉक अबाउट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मार्क्सिज्म साहब की बात करें तो ये अगेन हर जगह पे एक ही बात करते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास रेफरेंस, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए।
रेगुलेशन थ्योरी ये कहती है कि भाई देयर शुड बी रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द सिस्टम, वो सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक भी होते हैं, वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं देते, वो प्रॉपर सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होते हैं सिस्टम के, जो आपकी सोसाइटी को कभी कभार ठीक करते हैं, इम्परफेक्शंस को ठीक करते हैं। कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं, कुछ प्राइवेट के इंटरेस्ट में होते हैं। फिर इकोनॉमिक थ्योरीज में जहाँ गवर्नमेंट खुद आ जाती है कि वो फॉर सर्टन गेन्स या आउटपुट मार्केट फेलियर को इंश्योर खुद करवाती है। फिर डिसेंट्रल थ्योरी होती है कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसे डिसेंट्रल डिवॉल्व करती है बाय अनपैकिंग दोज बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस के, जिससे अंडरस्टैंड हो कि एक्शंस या प्रैक्टिसेस या इंस्टीट्यूशन है उन्हें कैसे समझा जाए। ठीक है, सो ये थ्योरीज होती हैं। सो इफ एनी इशू ऑफ गवर्नेंस कम, तो वी शुड हैविंग आइडिया कि कहीं अगर थ्योरी एक्सप्लेन करनी है तो हमें थ्योरी के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर कोई गवर्नेंस का सिस्टम है तो आप वहाँ पे अपना पैराग्राफ लगा के इन थ्योरी की बेस पे अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि हाउ यू सी द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज वर्किंग इन योर रीजन और इन योर कंट्री एंड योर सोसाइटी, राइट।